नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसका पहले 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है तो एरुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। कितने क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कुछ लोग मैसेज करते हैं कि क्या सर ये जो आपका बिहार दौड़ होगा उसमें काम करेगा, इसमें काम नहीं करेगा, दौड़ेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण? तो पल्लवों के द्वारा कराया गया था। ठीक है, पल्लवों के द्वारा कराया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि जो महाबलीपुरम है इसका पहले का नाम क्या है तो मामल्लापुरम है। यहाँ पर लिख देते हैं हम मामल्लापुरम है, मामल्लापुरम है। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। और कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो किस शाखा का अनुयायी था? महायान शाखा का अनुयायी था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में ही जो है चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है, 36 बार। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। नेक्स्ट है कि 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत्य है, मतलब कि कौन सा कथन आपके गलत है। तो देख लीजिए, चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट के माध्यम से। तो ये बिल्कुल सही है। कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने पर ले लिया, तो ये गलत बात है। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को 10.5% लाभांश देना था। 10.5 नहीं था, कम था, ये भी गलत है। उसके बाद है कि कंपनी ने भारत में अगले 20 वर्षों में स्वतंत्रता देने की घोषणा की, तो ये भी गलत है। तो केवल आपका जो ए वाला ऑप्शन है सही है, बाकी तीनों के तीनों आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों आपके गलत हो जाएंगे। तो आपसे पूछा भी क्या है, आपसे पूछा है कि कौन सा कथन आपके असत्य है। तो एक से अधिक जो है असत्य है, एक से अधिक जो क्या है असत्य हैं। तो ई ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लखनऊ पैक्ट जो है 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपके असत्य है। तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके असत्य है। यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। तो ये तो सही बात है। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दलों का सम्मिलन हुआ था। तो सही बात है। जो आपके 1907 में गर्म दल और नरम दल अलग हो गए थे और 1916 के अधिवेशन में क्या होते हैं, आपस में फिर से मिल जाते हैं। तो ये भी सही है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है। तो होता है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। तो सारे के सारे कथन आपके सही है। तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा ई सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। अच्छा क्वेश्चन है कि नवीनतम खोजों के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो राखी गढ़ी है। कौन है? राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है। तो सैयद अमीर अली हैं। सैयद अमीर अली हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब की। तो गांधी जी ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा जो है 11 अक्टूबर 1940 को की। कब? 11 अक्टूबर 1940 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको याद रखना है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसके प्रथम सत्याग्रही कौन है। तो इसे नोट कीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में आपसे।
तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। साथ ही आपको याद रखना है इसमें कि सेकंड सत्याग्रही कौन थे, मतलब दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और आपको याद रखना कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये रविवार को बंद रहता था। ये पूछा जाता है कि रविवार को क्या बंद रहता है, चालू रहता है? तो रविवार को ये बंद रहता था। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उनका नाम क्या था? तो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसे? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। त्रिपुरी संकट कब हुआ था? 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी संकट क्या था आपको याद है? देखिए इसमें क्या था कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं और पट्टाभी सीतारमैया दोनों कांग्रेस के इलेक्शन के लिए खड़ा होते हैं, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं और बाद में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। और किसे बनाया जाता है अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसे? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है कांग्रेस का त्रिपोली का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? अच्छा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो है लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो एनी बेसेंट हैं इनके द्वारा 1915 में जो कॉमन बिल और न्यू इंडिया का प्रकाशन किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बंगाल में ब्लैक होल की घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो बंगाल में जो है ब्लैक होल की घटना में 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि एक हॉलबेल जो है एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा बोला जाता है कि जो बंगाल के नवाब हैं एक कमरे में उसे 146 व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी कारण जो भी कुछ हुआ होगा उसके कारण 123 लोग की मौत हो जाती है, मात्र 23 लोग जिंदा बचते हैं। किसके द्वारा बोला गया? तो हॉलबेल के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? जो प्लासी का युद्ध है कब होता है? तो 1757 में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया गया है? डेट दे दिया गया है। लेकिन ये देखिए कि जो प्लासी का युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ था? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो देखिए सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर डेट भी आपसे पूछ रहा है तो आपको याद रखना है 23 जून 1757। 23 जून 1757। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कठिन बना दिया गया यहाँ पर जो ये डेट देके। ठीक है, नेक्स्ट है नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान करना है। तो मिलान कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो जो आपके एक साइड आपके नगर दिया गया है और एक साइड आपके संस्थापक का दिया गया है। तो जो मुंबई है, मुंबई के संस्थापक कौन है? तो जो मुंबई है, मुंबई के संस्थापक हैं ओनाल्ड ऑर्गिंजयर हैं। ठीक है, उसके बाद है कलकत्ता के संस्थापक कौन है? तो जॉर्ज चॉर्नॉक है। उसके बाद है मद्रास के संस्थापक कौन है? फ्रांसिस डे हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही सुमिलित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो भोपाल है, भोपाल के संस्थापक कौन है ये पूछा जाता है। तो राजा भोज हैं। कौन है? राजा भोज हैं। और नई दिल्ली के तो एडविन लुटियंस हैं। आगरा के सिकंदर लोदी है और इंदौर के अहिल्या बाई हैं। ये सारे पॉइंट को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि क्लाइव के बारे में निम्न में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? जो क्लाइव है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर जो दिया गया है उसमें सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। तो सही बात है, बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। तो बंगाल में जो है द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो क्लाइव के द्वारा ही लागू किया जाता है। इसको जो है स्पेशल बुलाया जाता है। 1765 से 1767 के बीच में दोबारा ये आपके बंगाल का गवर्नर बनता है। आत्महत्या करने वाला प्रथम गवर्नर था। तो ये भी सही बात है, आत्महत्या करने वाला
प्रथम गवर्नर था। बक्सर युद्ध के बाद पुनः बंगाल का गवर्नर बना, तो सही बात है, आपको बता चुके हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है, 1764 में। 1765 में क्या बनता है, पुनः गवर्नर बनता है। तो सारे के सारे इसके कथन ही सही हो जाते हैं, तो इसमें गलत तो कोई है भी नहीं। तो जो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में देखिए पुलिस सेवा चाहे आपके नागरिक सेवा, इसके जनक कौन माना जाता है, सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था सबसे पहले, कहाँ पर, बंगाल के इलाके में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी, तो 43 किलोमीटर थी। कितनी, 43 किलोमीटर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम रेल कब चली थी, तो 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में। और इस समय जो है, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक जो है 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुए। तो इसमें जो है जो ऑप्शन दिया गया है, तो 1857 में जो ब्रिटिशों के खिलाफ जो है बगावत में मुख्य रूप से कौन आपकी खड़ी हो गया था, तो इसमें आपको याद रखना है अवध रेजिमेंट ने। कौन, अवध रेजिमेंट ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद होगा कि जो अवध है उसका कुशासन के आरोप लगा के जो है 1856 में अंग्रेज़ों द्वारा विलय कर लिया जाता है। किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा 1856 में जो है कुशासन का आरोप लगा के अपने में विलय कर लिया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप याद रखना है अवध रेजिमेंट, अवध रेजिमेंट। नेक्स्ट है कि यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चार जो है उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध किसे अभियुक्त बनाया गया था, तो महात्मा गांधी और शंकरलाल नायर को बनाया गया था। तो दोनों सही हो जाएगा, तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था। अच्छा क्वेश्चन है, तो कब नामित किया था, 1930 में नामित किया था, 1930 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। ये किसका कथन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन था, अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया था, तो किसके द्वारा बोला गया था कि वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था आह्वान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना कब और किस लिए की थी, कब और किस लिए की थी, तो 1921 में जो है ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझे हितों पर विमर्श हेतु किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे 1919 में वापस कर दिया था। तो आपको याद रखना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको नाइटहुड की उपाधि 1915 में दिया गया था, 1915 में दिया गया था, जबकि 1919 में वापस कर देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा। अच्छा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का जो है अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा, क्या रुख नहीं रहा। तो देख लीजिए, अल्पसंख्यक संबंधी आश्वासन का स्वागत किया गया, तो किया गया था, सही बात है। पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर अस्वीकार कर दिया गया, तो ये भी सही बात है। पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर जो है अस्वीकार कर दिया गया, तो ये भी सही बात है। भारत के विभाजन को जो है समस्या का अस्थायी हल माना गया, भारत के विभाजन को जो है समस्या का अस्थायी हल किसके द्वारा माना गया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा माना गया, तो सही बात है। उसके बाद है कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया, तो गलत बात है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मांगा था। तो जो डी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
और डी ऑप्शन इसके सही उत्तर हो जाएंगे क्वेश्चन के। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो है किस स्थान पर, अच्छा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया, तो किस स्थान पर किया गया था, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था, तो क्या कहकर संबोधित किया था, तो राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है जो कांग्रेस है, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसके द्वारा बोला गया था, तो ये बोला गया था आपके लॉर्ड डफरिन के द्वारा। साथ ही कांग्रेस के बारे में डफरिन बोलता है कि कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, और ये भी कथन बोला था कि कांग्रेस जो है राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। ये दोनों कथन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध जो है ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है, तो इसमें आपको याद रखना है कि हॉलैंड समिति का जो संबंध है अकाल से नहीं है, जो हॉलैंड समिति है इसका संबंध अकाल से नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका संबंध तो किस चीज़ से भाई को पता होना चाहिए, तो इसका संबंध जो है उद्योग से संबंधित है, इसका जो हॉलैंड समिति था इसका उद्योग से संबंध था, तो डी आपके गलत हो जाएगा। जबकि स्मिथ समिति 1861 से 62, स्ट्रेचिज आयोग, लायल आयोग, ये तीनों जो थे आपके अकाल से संबंधित हैं, ठीक है, अकाल से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सज़ा दी गई, अच्छा क्वेश्चन है, सज़ा दी गई, तो आपको याद रखना है कि लोकमान्य तिलक पर जो है ब्रिटिश सरकार ने 1897, 1908, 1916 में जो है अभियोग चलाया, और 1897 में इनको 1897 में 18 माह की सज़ा सुनाती है, और 1908 में जो है 1000 का जुर्माना और इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है, और 1916 में जो है इनको जेल भेजकर साधारण दंड दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सज़ा दी गई, तो सज़ा इसको होता है, जो बाल गंगाधर तिलक है इनको सज़ा जो होता है 1908 में होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे लेकिन आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन पर आपको चयन करना है, जो गलत कथन है उसे आपको ढूंढना है, तो गलत कथन को ढूंढ लीजिए। भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया, जो पहले कंपनी के हाथों में था अब सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, तो सही बात है, भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद का गठन किया गया, तो भारत में एक परिषद का गठन नहीं किया गया, कहाँ पर किया गया, ये किया गया भारत में नहीं, ये किया गया ब्रिटेन में एक परिषद का गठन किया गया, तो सी वाला ऑप्शन कोई गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो सही बात है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपके गलत हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको याद रखना कि प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे प्रथम वायसराय, ये पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है कि जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कलकत्ता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था, तो 1929 में गिरफ्तार किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ पर की गई थी, तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में की गई, और बाद में इसका मुख्यालय जो है मद्रास में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ पर, बाद में इसका जो भारत में जो है कहाँ पर, मद्रास में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इसकी स्थापना जो है मैडम HP ब्लावेस्टिस, यहाँ पर लिख देते हैं किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ये अच्छा पूछा जाता है आपके, मैडम HP, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद ब्लावेटस्की, ठीक है, एवं
आलकाट के द्वारा किया गया था। इतना आपको याद रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की। तो इसमें आपको याद रखना कि जाबवती कल्याणम की रचना जो है संस्कृत भाषा में किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलुगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था। तो किस युद्ध में जो है मुगल करते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया जाता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब होता है। तो 1526 में होता है। कब होता है। 1526 में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके किसके बीच में होता है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें जो बाबर की सेना होती है विजयी हो जाती है। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुमाई हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है कि कुमाई हिमालय जो है निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो देख लीजिए आपके सतलज है और आपके काली नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। तो सतलज और काली कहाँ पर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे कब स्थापित किया गया था। तो 1982 में स्थापित किया गया था। 1982 में स्थापित किया गया था। भारत का सर्वप्रथम जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा भारत का पहला जो है सर्वप्रथम मतलब भारत का पहला जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई। तो जो एनजीटी है इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। इसमें से जो रोपण फसल का उदाहरण कौन नहीं है। तो देखिए जो चाय भी है, चाय ये भी आपकी रोपण फसल है। कॉफ़ी ये भी आपकी रोपण फसल है। उसके बाद है रबड़, रबड़ भी आपकी रोपण फसल है। उसके बाद है गन्ना, गन्ना भी रोपण फसल है। ठीक है। उसके बाद है केला, केला भी रोपण फसल है। तो सारे के सारे आपके रोपण फसल हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा कि आपसे कि कौन आपके नहीं है। तो सारे के सारे हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, समझे मतलब कि सारे के सारे सही है ना। तो जो ई वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा क्योंकि कोई भी गलत नहीं है ऊपर वाला। नेक्स्ट है नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो जो नल्ला मलाई की पहाड़ी है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है कहाँ पर स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है। तो जो अष्टमुडी झील है ये केरल में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील है। ठीक है। और बुलर झील कहाँ पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आपको याद रखना है कि एक झील है उड़ीसा में एक झील है। कौन सा झील है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। जो लोकटक झील मणिपुर में है आपको याद रखना है कि लोकटक झील में ही जो है लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार जो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से नॉर्थ से साउथ क्रम में सजाना है। तो सबसे उत्तर में कौन है। तो जो सबसे उत्तर में आपके है ये आपके लानोस है। ये कहाँ पर स्थित है। तो वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है। तो 3 नंबर कहाँ पर है। ये 3 नंबर है। उसके बाद आइए लानोस के नीचे में कौन हो जाएगा। तो जो लानोस है उसके नीचे में हो जाएगा सेल्वास। तो सेल्वास 2 में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेल्वास के नीचे आइए तो हो जाएगा कैंपोस। ये आपके ब्राज़ीलियन में। तो ये आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद है सबसे लास्ट में आएगा पंपास। सबसे लास्ट में क्या आएगा पंपास आएगा। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 इसका होना चाहिए। तो कहीं पर नहीं दिया गया है तो इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा और इसे चेक भी कीजिएगा। उत्तर से दक्षिण ही बोल रहा है तो आंसर तो यही होना चाहिए कि
सबसे जो उत्तर में कौन है, तो आपके वेनेजुला होगा, ठीक है। वेनेजुला में कौन है, लानोस है। और उसके बाद आपके होगा सेल्वास होगा जो ब्राज़ील में स्थित है। उसके बाद कैंपोस है, ये आपके ये ब्राज़ील हाईलैंड के आसपास स्थित है। और उसके बाद पंपास है जो आपके अर्जेंटीना में, जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में आपके स्थित है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए यही क्रम होना चाहिए, 3, 2, 4 और 1। आप लोग इसे एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर बताइएगा। और 1, 4 शायद देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे तो उत्तर दक्षिण लिखा गया ना, और लेकिन लगता है कि जो आंसर इन लोगों ने बनाया है, इन लोगों ने बना दिया है दक्षिण से उत्तर बना दिया, ठीक है, उल्टा बना दिया है। तो कोई नहीं, चेक कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। इसमें से कौन जो है हिंद महासागर की, ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर की जो है गर्म जलधारा नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है, ये फ्लोरिडा है, ये आपके अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और हमबोल्ट जलधारा है, ये आपके प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, क्या है, ये ठंडी जलधारा है। ये आपके जो है गर्म जलधारा है, ये एक आपका अटलांटिक महासागर में है, एक आपके प्रशांत महासागर में। जबकि विषुवतीय रेखीय धारा और अगुलहास धारा जो दोनों कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में स्थित है। तो इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया कि निम्न में से हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है, तो कौन नहीं है, फ्लोरिडा और हमबोल्ट नहीं है। तो एक से अधिक सही है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान करना है। तो कर लीजिए, जो यूरेशिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोला जाता है, स्टेपीज बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डाउन से ये कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। जो उसके बाद है बोल्ट्स, ये कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और जो प्रेरीज है ये कहाँ पर, तो यूएसए में, ठीक है, यूएसए में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर ज़्यादा थोड़ा तेज़ कराइए, तो आंसर सिर्फ हम नहीं बता पाएंगे। हम अगर आपको सिर्फ आंसर ही देखना है तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सारा कुछ चाहते हैं कि एक बार आप कुछ इधर उधर की बातें बता दें। उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया, तो इधर उधर की जो बातें वाला क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको सोल्व कर दीजिएगा, इसीलिए हम ये चाहते हैं। लेकिन आप लोग का इच्छा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो आपको याद रखना कि बिहार में जो न्यूनतम वन कहाँ पर है, तो जहानाबाद में न्यूनतम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 0 वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि कुछ भी नहीं है। और शेखपुरा में कितना है, शेखपुरा में जो है 1 वर्ग किलोमीटर है। और जो अरवल है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपके 4 वर्ग किलोमीटर है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2019-20 में चावल के उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिला अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो रोहतास जो सबसे ऊपर है, उसके बाद औरंगाबाद और कैमूर है, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन है, तो सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है, तो मधुबनी करता है, ठीक है, मधुबनी करता है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग मैप में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश को मैप में चेक कर लीजिएगा। एक बार हम बता भी देते हैं, जो उत्तर प्रदेश सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि नेपाल से भी बॉर्डर लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है। इन सभी से सीमाएं लगता है कि 8 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, दमन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है। तो जो दमन गंगा है, ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है, ताप्ती नदी का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। सरहुल जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, तो मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, त्यौहार है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है। तो जो मंगलम सिंचाई परियोजना है आपको याद रखना है, मंगलम सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है। तो जो मंगलम परियोजना है आपकी केरल, ठीक है, केरल राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में एल्युमिनियम कंपनियों और उसकी अवस्थिति के सम्मिलित उत्तर की पहचान करना है। तो पहचान कर लीजिए, जो बाल्को है, जो बाल्को ये कहाँ पर स्थित है। तो हीराकुंड में लिखा जा रहा है। तो आपको याद रखना है जो बाल्को है ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद है हिंडाल्गो, हिंडाल्गो कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, कोरबा में नहीं स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में, कहाँ पर? रेणुकूट में लिख देते हैं यहाँ पर, रेणुकूट में। और जबकि जो बाल्को है ये छत्तीसगढ़ के कहाँ पर स्थित है। तो कोरबा में स्थित है। कहाँ पर? कोरबा में स्थित है। उसके बाद है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ये कोरापुट में स्थित है। तो ये गलत है, ये कहाँ पर स्थित है। तो उड़ीसा के हीराकुंड में। कहाँ पर? उड़ीसा के हीराकुंड में स्थित है। उसके बाद है नालको, ये लिखा गया है रेणुकूट, रेणुकूट में नहीं स्थित है। तो जो उड़ीसा के कहाँ पर स्थित है? कोरापुट में। रेणुकूट में नहीं, यहाँ आपके लिखा है कोरापुट, ठीक है, कोरापुट में स्थित है नालको। तो कोई भी ऑप्शन है इसमें आपके मिलान सही नहीं था, हम सारे के सारे आपको बता चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण पत्तनों, मतलब कि बंदरगाह होता है, उससे संबंधित देश का सही मिलान करना है। तो मिलान कर लीजिए। जो काहिरा है, काहिरा की राजधानी कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है जो मिस्र की राजधानी काहिरा है। उसके बाद न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है। जो न्यूजीलैंड है उसकी राजधानी ऑकलैंड है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? ऑकलैंड में है। उसके बाद आपका है पुर्तगाल, पुर्तगाल का कहाँ है? लिस्बन है। पुर्तगाल का कहाँ पर है? लिस्बन है। और उसके बाद है मुरमास्क, ये आपके रूस, इसका संबंध आपके रूस से है, मतलब कि जो राजधानी भी है। और आपकी जो याद रखना है कि जो रूस है उसकी राजधानी तो मास्को है, लेकिन जो रूस का बंदरगाह कौन है? मुरमास्क। आपसे क्या पूछा गया था? पत्तन पूछा गया था, ठीक है। और जो पुर्तगाल का बंदरगाह कौन है? तो लिस्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, एक बार इसे मैच कर लीजिएगा आप लोग, इसे मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक का आपका हो जाएगा सी, और 2 का हो जाएगा ए, और 3 का हो जाएगा आपका डी, और 4 का हो जाएगा बी, ठीक है। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सवानातुल जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। तो दक्षिण मध्य ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्कन प्रदेश में पाया जाता है। तो सारे के सारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा नदी में पश्चिम से जो है, पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्रमनाशा है, उसके बाद घाघरा है, सोन पटना के पास है, उसके बाद गंडक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है। तो जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 165 में किया गया है, अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे। तो उस समय पी.एन. भगवती थे। कौन थे? पी.एन. भगवती थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब से कब तक चला था। तो संविधान सभा का जो आखिरी सत्र, आखिरी सत्र, हाँ, संविधान सभा का आखिरी सत्र जो है निम्नलिखित में से कब तक चला था। तो 14 से 16 नवंबर 1949 तक, 14 से 26 नवंबर, गलत बोल रहे हैं क्योंकि 26 नवंबर का जो संविधान था उस पर जो संविधान सभा के सारे मेंबर थे
उन सभी लोगों ने क्या किया, सिग्नेचर किया, उन सभी लोगों ने जो है क्या किया था, सिग्नेचर किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसे एक बार आप पढ़ लीजिए, ये क्या होता है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद को कानून बनाने से रोकता है, ये गलत बात है। विधायिका द्वारा निर्मित कानून के लागू होने की समय सीमा निर्धारित करता है, ये भी गलत है। उच्च न्यायालय के निर्णय को बदल देता है, ये भी गलत है। राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत जो है संसद से विनियोग विधेयक, ठीक है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार जो है संचित निधि से कोई धन निकाल सकती है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। तो कौन सी है, विभागीय अस्थायी समिति है। विभागीय अस्थायी समिति, जो विभागीय अस्थायी समिति होते हैं इसमें कितना मेंबर होते हैं, तो 31 मेंबर होते हैं। कितना, इसे नोट कीजिएगा, सारे मेंबर बताते हैं हम। 31 मेंबर होते हैं और इसमें लोकसभा के कितने होते हैं, तो 21 होते हैं, और राज्यसभा के कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के 10 होते हैं। उसके बाद जो प्राक्कलन समिति है, ठीक है, ये प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं, तो 30 मेंबर होते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि केवल जो 30 मेंबर होते हैं केवल के केवल लोकसभा से होते हैं। केवल के केवल सभी के सभी जो मेंबर होते हैं लोकसभा से होते हैं, इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद आपका है लोकलेखा समिति। जो लोकलेखा समिति है इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो 22 मेंबर होते हैं लोकलेखा समिति में, और 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद है सरकारी उपक्रम समिति। इसमें आपको याद रखना है टोटल आपके 22 मेंबर होते हैं सरकारी उपक्रम समिति में भी, और इसमें आपको याद रखना है कि 15 जो हैं लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। तो सारे के सारे आपको नोट कर लेना है, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है, तो केसी व्हीलर का है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य क्या है, तो विकास में जन भागीदारी, ये तो सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। राजनीतिक जवाबदेही ऐसा कुछ भी नहीं है। नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण, जो नागरिक हैं उनको राजनीतिक प्रशिक्षण, तो देखिए ऐसा बोला जा सकता है लेकिन इसका उद्देश्य नहीं है, तो डी भी आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है स्थानीय जनता की विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। ठीक है, भारत में जो है पंचायती राज शब्द का जो अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय सुशासन पद्धति से है। 1992 में जो है, याद रखिएगा, 1992 में जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो जो सी और डी है ये गलत हो जाएगा, केवल ए और बी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उद्देश्य एक से अधिक हो जाएगा, तो जो ई वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संवैधानिक मान्यता दिया गया है पंचायती राज को, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है नगर निगम को संवैधानिक मान्यता दिया गया है। पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, और नगर निगम में 18 विषय हैं। नेक्स्ट है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। जो परमाणु बम है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट ओपेनहेमर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं, इसमें से कौन जो आपका है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो यूरेनियम तो है, रेडियम भी है, थोरियम भी है, जबकि कैडमियम जो आपके रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें
आयनिक, सहसंयोजक और उप संयोजक, फिर से देख लीजिए, आयनिक और सहसंयोजक और उप सहयोजी वाले अबंध है तो किस में है? तो आपको याद रखना इसमें जो है अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम ब्रोमाइड में, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में है। तो एक से अधिक उत्तर सही हो जाएगा, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें जो है आयनिक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजी वाले आबंध है। तो अमोनिया क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में, तो ई जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो कौन से? तो आरएन है, कौन है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है? इसे रेडॉन बोला जाता है। ठीक है, रेडॉन, क्या बोला जाता है? रेडॉन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 86 इसका परमाणु संख्या होता है। जो रेडॉन होता है इसका उपयोग जो है आपको याद रखना है कि जो कैंसर के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर रेडियोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में जो है न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो किस में नहीं होते हैं? प्रोटीमियम में। किस में? प्रोटीमियम में नहीं होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं प्रोटीमियम, इसे पढ़ लीजिएगा, आप लोग भी कभी कभी उच्चारण कर लिया कीजिएगा अगर हमसे कभी कभी गलती हो जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो भूपर पट्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिलिकॉन कितना पाया जाता है? तो आपको याद रखना जो सिलिकॉन होता है ये 27.72% होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? तो 46.8% होता है। और उसके बाद है ये कैल्शियम कितना होता है? तो 3.65% होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सर्वाधिक मजबूत होता है? तो इसमें जो सर्वाधिक मजबूत पदार्थ कौन सा होता है? तो ग्रेफीन होता है। कौन होता है? ग्रेफीन होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अगर हाइड्रोजन को जलाइएगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं? इसमें से कौन सा आपके जो है विस्फोटक नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये आपके विस्फोटक नहीं है। तो ये क्या है? तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन के पूर्व जो है मरीज को बेहोश करने में काम आता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या काम आता है? तो जो मरीज होते हैं उनको ऑपरेशन के पूर्व जो बेहोश करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे आपके विस्फोटक हैं, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो जो ऑक्टेन संख्या है पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है, पेट्रोल की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है? इसमें से कौन जो आपके रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो देख लीजिए यूरिया तो है, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट भी है, सुपर फास्फेट भी है, जबकि सोडियम सल्फेट नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो नाइट्रेट है। क्या है? नाइट्रेट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो सकता है। संवहन द्वारा जो है ऊष्मा का ट्रांसफ़र जो है गैस एवं द्रव में हो सकता है, गैस एवं द्रव में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो इसमें आपको याद रखना है जो गीले कपड़े हैं किसमें जल्दी सूख जाएगा? तो देख लीजिए जो गीला कपड़ा है ये सूख जाएगा किसमें? 20% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में। ठीक है, अगर आर्द्रता सो रहेगा तो टाइम लगेगा, है ना। आर्द्रता रहेगा मतलब कि आर्द्रता का मतलब होता है कि जो वायुमंडल है पानी है, मतलब कि उसमें पानी उपलब्ध है या तो फिर कपड़ा में उपलब्ध है। तो इसमें आपको याद रखना है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से जो है किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो 20% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में जल्दी सूख जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? इसमें से कौन सी आपके यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंग होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? इसमें से
मनुष्य के जो आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है, तो यकृत नहीं है, जबकि मुख गुहा, अमाशय, आंत, ग्रास नली, ये सारे क्या हैं, मनुष्य के आहार नाल के मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट है कि सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो सेंधा नमक में जो है सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम, NaCl, ठीक है। नेक्स्ट है पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। जब ताप अधिक हो एवं हवा आर्द्र हो तब निकलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे एक बार दोबारा आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो सही है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, तो किसकी चढ़ाई जाती है? जस्ते की। किसकी? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CNG जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है, मतलब कि मौजूद होता है। क्या उपलब्ध होता है? तो CH4 मतलब कि मीथेन उपलब्ध होता है, ठीक है। CH4 मीथेन उपलब्ध होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि CNG जो ऑटोमोबाइल में, मतलब जो ऑटो चलता है ना, जब रोड पर देखते होंगे, वो जो ऑटो में CNG भरा जाता है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो ऑटो होता है उसमें सबसे अधिक जो CNG में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपको याद रखना कि CH4 की मात्रा सबसे अधिक होती है, मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितना परसेंट होता है? तो 80 से 90% आपके CH4 की मात्रा होता है। किसका? CH4 का मात्रा होता है, मीथेन का मात्रा होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तात्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्क निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है। जो सिल्क है किससे निर्मित होता है? तो सिल्क जो है केराटिन से निर्मित होता है। किससे? केराटिन से निर्मित होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है लाइसोसोम में पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा जो एंजाइम है लाइसोसोम में पाया जाता है। तो देख लीजिए कौन सा एंजाइम आपके लाइसोसोम में पाया जाता है। तो प्रोटीएज पाया जाता है, उसके बाद है फॉस्फेटेज, ये भी पाया जाता है, उसके बाद है राइबोन्यूक्लिएज, ये भी पाया जाता है, और उसके बाद है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, ये भी पाया जाता है। सारे के सारे आपके पाए जाते हैं। तो एक से अधिक आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। इसे दोबारा देखिए कि एक माने कि हरे पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर संपन्न होता है। तो केवल जो है अस्ट्रोमा में संपन्न होता है। कहाँ पर? अस्ट्रोमा में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है। दोबारा देखिए, निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा जो है DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है। तो हाइड्रोजन बंधन से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है। तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होता है। नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण में जो है नाइट्रोजन अनिवार्य होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो आप सम्मिलित कर लीजिए। पहला है हिस्ट्रोलॉजी ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो सही बात है, हिस्ट्रोलॉजी में जो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है लिमोलॉजी में जो है झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पेडोलॉजी में क्या, जो पेडोलॉजी है आप सभी लोग जानते हैं कि मृदा संबंधी अध्ययन, मतलब मृदा का अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर में जो सिल्वीकल्चर है उसमें वन के वृक्षों तथा उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। तो इसे मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है, फिर से देखिए, निम्न में से किसे जो है पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है एउग्लिना को। किसे? एउग्लिना को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखिए कि निम्न में से किसे जो है पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है। तो एउग्लिना को बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है शरीर में अम्लीयता तथा क्षारता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो कौन आपके जो है संतुलन बनाए रखता है अम्लीयता तथा क्षारता के बीच में? तो फास्फोरस। कौन? फास्फोरस। शरीर में जो है अम्लीयता तथा क्षारता के बीच कौन सा तत्व जो है संतुलन बनाए रखता है? तो फास्फोरस रखता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब जो है ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो अंतिम उत्पाद जो है एथेनॉल तथा CO2 बनता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, पहला इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल, तीसरा खेल के लिए। तो सही है। 5 जिलों में जो है फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी सही है। 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी सही है। 2035 तक जो है 100% 2035 तक जो है 100% साक्षरता की प्राप्ति की जाएगी। 2035 यहाँ नहीं है, यहाँ कितना है 2030 है। तो जो डी वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। तो डी आपके सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2019-20 में गेहूं के उत्पादन करने वाली बिहार के 3 शीर्ष जिले अवरोही क्रम में या घटते क्रम में आपको बताना है। तो सबसे अधिक आपके कहाँ पर होता है? रोहतास में। उसके बाद मुजफ्फरपुर में, उससे कम जो है सीतामढ़ी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादकता वाला जिला कौन है? तो नोट कीजिएगा बगल में आपको। तो पहला है बेगूसराय। ठीक है, और न्यूनतम उत्पादकता वाला जिला कौन है? तो गया है। कौन है? सबसे अधिक जो उत्पादकता करता है आपके कौन है? बेगूसराय है। और सबसे कम कौन करता है? तो गया है। इसे नोट कीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के कितनी प्रतिशत आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों पर निर्भर है, मतलब कि संलग्न है? तो आपको याद रखना है 74%। कितना? 74%। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि कृषि या उससे संबंधित कोई काम कर रही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? इसमें से देखिए कि उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? तो श्रम है। कौन है? श्रम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अस्थिर लागत नहीं है? इसमें से कौन जो आपके अस्थिर लागत नहीं है? तो बीमा प्रीमियम अस्थिर है, कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया। इसमें जो ब्याज लागत है आपके क्या है? स्थिर नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना GDP की जगह GVA में बाजार मूल्य पर की जा रही है? तो 2015 से। कब से? 2015 से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 ये पूछा जाता है, UPSC का पूछा हुआ स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है? तो असंगठित क्षेत्र है। क्या है? असंगठित क्षेत्र जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक बड़ा समस्या है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले के समूह का आपको चयन करना है। तो चयन कर लीजिए। दोबारा देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले के समूह का चयन करना है। तो सबसे अधिक देखिए जनसंख्या कहाँ पर है? तो पटना में है, तो सबको पता है। उसके बाद कहाँ पर है? उसके बाद है पूर्वी चंपारण में, ये भी ठीक है। उसके बाद है मधुबनी और मुजफ्फरपुर, इन दोनों में कहाँ पर है? तो मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है। शेखपुरा की जनसंख्या लगभग कितनी है?
तो 6.4 लाख है। और जो शिवहर है, शिवहर की जनसंख्या कितना है तो 6.6 लाख है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आम बजट 2021-22 की कुल राशि कितना है तो 3,48,3236 करोड़। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक रहता है तो 1985 से 1990 के बीच में रहता है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया, ये पूछा हुआ सवाल है। फेमा जो है कब प्रभाव में आता है तो जून 2000 में प्रभाव में आता है, जून 2000 में प्रभाव में आता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है तो 1986 और 87। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है तो 1986-87 है। देखिए लेटेस्ट में कुछ आपके चेंजेज आया है। ठीक है, लेटेस्ट में जो है कुछ चेंजेज आए हैं तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको याद रखना है कि जबकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है 2016 है औद्योगिक मजदूरों के लिए। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है तो 1986-87 है। इसे एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, कुछ नया लेटेस्ट डाटा लगता है इस पर आया है। ठीक है, तो हमें भी याद नहीं है लेकिन इसे आप लोग जरूर चेक कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है तो कौन सा आपके सम्मिलित नहीं है तो देख लीजिए। इसमें जो है पूरक पोषण सम्मिलित है, उसके बाद है टीकाकरण ये भी सम्मिलित है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये भी सम्मिलित है, और रेफरल सेवाएं ये भी सम्मिलित है। सारे के सारे सम्मिलित हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। भारत के महान्यायवादी कौन है तो के वेणुगोपाल हैं, के वेणुगोपाल हैं, के वेणुगोपाल। ठीक। नेक्स्ट है स्टीफन लोफवेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है तो स्वीडन के। कौन? स्वीडन के, बस जान लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की है तो ट्विटर ने। शायद वर्तमान में जो ट्विटर के शिकायत अधिकारी उनका नाम क्या है तो विनय प्रकाश है। कौन है? विनय प्रकाश है। इसे हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है तो भुवनेश्वर बना है, उड़ीसा में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिए सरली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो संदीप मिश्रा हैं। कौन है? संदीप मिश्रा हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तो राही सरनोबत ने जो है शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 मीटर जो है एयर पिस्टल में, ठीक है, 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है मनीष महात्मे को, महात्मे को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है तो अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है तो अम्पारा श्रीलंका में किया गया है। अम्पारा श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है तो आंध्र प्रदेश के द्वारा साल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है
तो मणिपुर को प्रदान किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? तो बिहार का प्रथम जो ट्रैफिक आईजी बनाया गया है एम.आर. नायक को बनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है कि भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये जो आपका है SDG गोल सेकेंड में आता है, भूख को समाप्त करने की बात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो परवीन सिन्हा को नियुक्त किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? तो पक्षी आदि संग है तो जीवन में रंग है। और प्रथम जो पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जमुई में किया गया था। और आपको याद रखना है नागी एवं नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। ठीक है, इस महोत्सव का नाम क्या रखा गया था? तो कलरव महोत्सव उसका नाम है। कलरव महोत्सव ये बिहार के जमुई में हुआ था, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे बिहार दरोगा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है? तो बिहार को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों बेहतन बांध का संचालन शुरू किया गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो चीन में। कहाँ पर? चीन में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साईनाथ को सम्मानित किया गया। ठीक है, साईनाथ को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 को UAE और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? तो पहले ये टूर्नामेंट आपके भारत में होना था। कहाँ पर? भारत में, लेकिन अब कहाँ पर हुआ? UAE और ओमान में हुआ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो सहकारी बैंक को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक NATRAX का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया है? तो इंदौर में किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो किसके साथ में किया है? म्यांमार के साथ में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दुलारी देवी को, बहुत फेमस नाम है दुलारी देवी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया? फिर से देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो 1.5 और जो आपके स्वास्थ्य है उस पर 1.5 किया गया और शिक्षा पर 3.5 किया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? तो अंशुला राव पर। किस पर? अंशुला राव पर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की GDP वृद्धि अनुमानित की गई है?
तो भी आकार का, किस आकार का, भी आकार का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी आकार में इसका होता है, समझते हैं आप लोग। देखिए क्या होता है कि शुरुआत में अर्थव्यवस्था जो है अपने पीक पर थी, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था क्या होगी, कोविड के समय में आगे नीचे एकदम जीरो आ गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म होगा उसके बाद फिर से जो अर्थव्यवस्था क्या होगी, ऊपर पिक करेगी, ठीक है। इसी बोला गया भी शेप। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को पहला स्थान मिला है, और भारत को कौन सा स्थान मिला है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो रेखा शर्मा है। ये BPSC का फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है। तो 2022 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसके बाद मैथ का सवाल है, तो इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो 141 का सी होगा, 142 का सी होगा, 143 इसे सोल्व कीजिएगा आप लोग, बी होगा, 144 सी होगा, 145 सी, 146 डी, 147 डी, 148 डी, 149 सी, 150 डी, ठीक है, डी। और 149 का क्या था, सी था। तो 150 में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाएँ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। और आप लोग चाहते हैं कि वीडियो छोटा बनाए, तो देखिए संभव तो नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा बनाए, लेकिन क्या करूं, मैं वीडियो बनाते बनाते थोड़ा कुछ ज़्यादा बोलने लगता हूं। तो कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, तो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। और जो ट्विटर के अधिकारी थे इसके बारे में जरूर आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।